पंचायती राज सुनने में तो मतलब बड़ा सीधा साधा सा शब्द लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे संविधान का एक पूरा का पूरा ढांचा खड़ा है? और वो भी कैसा? ABCD O तक। जी हाँ, पूरी की पूरी अल्फाबेट। अब सच बताएं तो ज्यादातर लोगों के लिए ना, ये ए से और तक की लिस्ट एक भूल भुलैया जैसी है। मतलब एग्जाम में या बस जनरल नॉलेज के लिए भी ये याद रखना कि भाई ए में क्या था और जी में क्या, अरे बाप रे, बहुत मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम इन सभी अनुच्छेदों को कुछ बहुत ही आसान लॉजिकल कीवर्ड्स या कह लीजिए ट्रिक्स से समझेंगे। ये ट्रिक्स इस उलझी हुई लिस्ट को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में बदल देंगी कि आखिर हमारे देश में स्थानीय सरकार बनती कैसे है। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम पंचायत का ढांचा खड़ा करेंगे, फिर उसमें लोगो और सिद्धांतों को जगह देंगे, उसके बाद उसे शक्ति और पैसा देंगे, फिर चुनाव के नियम समझेंगे और आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, किसी भी सरकार की बुनियाद क्या होती है? लोग। बिल्कुल। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, उन फाउंडेशनल अनुच्छेदों के साथ जो पंचायत के होने और उसके बनने की कहानी बताते हैं। तो ए से असेंबली यानी सभा, ये बात करता है ग्राम सभा की, जो हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल नींव है। पर हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये दोनों एक चीज नहीं है। ग्राम सभा तो गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह है। एक तरह से कह सकते हैं गांव की अपनी संस्था। अच्छा, जब असेंबली यानी सारे लोग एक साथ आ गए, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? वो लोग रोजमर्रा के काम के लिए एक छोटी चुनी हुई बॉडी बनाएंगे, है ना? और बस यहीं आता है अनुच्छेद 243B। इसके लिए हमारा कीवर्ड है B फॉर बिल्ड, यानी बनाना। मतलब सभा ने मिलकर एक कार्यकारी बॉडी बनाने का फैसला कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं C पर। सी का मतलब है कंस्ट्रक्शन या कॉम्पोजिशन, यानी उसकी बनावट, उसकी संरचना। बी में हमने तय किया कि पंचायत होगी और सी में हम उसका पूरा ढांचा, उसका नक्शा तैयार कर रहे हैं। इसमें कितने लेवल होंगे, मेंबर्स का चुनाव कैसे होगा, ये सारी बारीकियां इसी में आती हैं। तो ए, बी और सी ने मिलकर पंचायत की नींव रख दी, असेंबली, बिल्ड और कंस्ट्रक्शन। तो ढांचा तो अब तैयार हो गया है, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ ढांचे से तो नहीं बनता, वो बनता है हर किसी की भागीदारी से। तो चलिए अब उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो इसमें शामिल होंगे और उन सिद्धांतों पर जो उनकी भागीदारी को सही दिशा देंगे। और ये हमें लेकर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर, 243D। देखिए, इसको याद करने की एक पुरानी ट्रिक थी, डी से दया, जो कुछ लोगों को सही नहीं लगती। और बात भी सही है, आरक्षण कोई दया या चैरिटी नहीं है। इसलिए एक बेहतर कीवर्ड है डी फॉर डाइवर्सिटी, यानी विविधता। संविधान का मकसद ही यही है कि सत्ता में हर तबके की, हर वर्ग की भागीदारी हो। ठीक है, तो हमने विविधता भी पक्की कर ले, पर यह पंचायत काम कब तक करेगी? ये सवाल हमें सीधे ले जाता है अनुच्छेद 243E पर। इसको याद रखने के लिए आप यर शब्द को ध्यान में रख सकते हैं। ई के उच्चारण में यर जैसा साउंड आता है। तो ये अनुच्छेद पंचायतों के 5 साल के कार्यकाल की बात करता है। लेकिन अगर कोई सदस्य इस पद के लायक ही ना रहे तो उसके लिए है अनुच्छेद 243F, और इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। F फॉर फेल। जो सदस्य कुछ तय शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है, मतलब अयोग्य हो जाता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए वो दिवालिया हो जाए या किसी गंभीर अपराध में सजा हो जाए। तो अब तक हमने पंचायत की नींव रख दी, सदस्य भी चुन लिए और उनका कार्यकाल भी तय हो गया। लेकिन बिना अधिकार और पैसे के कोई भी पंचायत काम कैसे करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। और ये हमें लाता है अनुच्छेद 243G पर। इसकी ट्रिक है G फॉर जीनियस पास। मतलब पंचायत को सही मायने में एक जीनियस आइडिया बनाना है तो उसे असली शक्तियां देनी पड़ेंगी। ये अनुच्छेद ही पंचायतों को असली ताकत, अधिकार और जिम्मेदारियां देता है। और इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषय भी शामिल हैं। लेकिन शक्ति बिना पैसे के, बिना संसाधनों के खोखली होती है। पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब है अनुच्छेद 243H में। इसके लिए कीवर्ड है H फॉर हाई टैक्स। ये अनुच्छेद पंचायतों को कुछ लोकल टैक्स लगाने की शक्ति देता है, जो उनकी वित्तीय आजादी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और पैसों के मामले में अगला पड़ाव है अनुच्छेद 243I, जिसकी ट्रिक है
आई फॉर इनकम, और इनकम का हिसाब किताब कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। तो ये अनुच्छेद हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान करता है, जो ये पक्का करता है कि राज्य की कमाई का एक सही हिस्सा पंचायतों तक भी पहुंचे। तो जब पैसा खर्च होगा तो उसका हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा, है ना? और यहीं आता है अनुच्छेद 243 जे, जिसके लिए ट्रिक है जे फॉर जांच, यानी जांच। ये पंचायतों के खातों की ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षा की बात करता है, ताकि पैसों के मामले में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो अब हमारी पंचायत काम कर रही है, उसके पास पैसा भी है और हिसाब किताब भी हो रहा है। पर यह सब मुमकिन हुआ कैसे? चुनाव से। तो चलिए अब इस पूरी व्यवस्था की आत्मा यानी चुनाव और उससे जुड़े नियमों को समझते हैं। और पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है, ये हमें बताता है अनुच्छेद 243 के। अब इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। के से याद कीजिए आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 ई से शुरू होता है और ई से इलेक्शन, तो के का मतलब है स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून लागू कहाँ होगा? तो यहाँ ना संविधान ने बड़ी खूबसूरती से एक जोड़ी बनाई है, एल और एम की। एल से लागू होना, सिंपल, मतलब ये कानून यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होगा। और फिर आता है एम, एम से मना करना। ये कुछ खास आदिवासी इलाकों में इस कानून को लागू करने से रोकता है। क्यों? ताकि उनकी जो यूनिक संस्कृति है, जो पहचान है, वो बची रहे। और आखिर में 2 छोटे लेकिन बहुत जरूरी अनुच्छेद। एन से निरंतर, मतलब जब ये नया कानून आया तो पुराने कानून कुछ समय तक निरंतर बने रहेंगे ताकि कोई गैप ना आए। और ओ से ऑब्जेक्शन, ये अनुच्छेद चुनावी प्रक्रिया को अंतहीन कोर्ट केस से बचाने के लिए अदालतों के दखल पर रोक लगाता है। तो ये था ए से लेकर ओ तक का हमारा पूरा सफर, एक विचार से शुरू होकर एक पूरी स्थानीय सरकार बनाने तक की कहानी। अब जब हम इस यात्रा के आखिर में हैं, तो चलिए इसका सार देखते हैं और एक बहुत बड़े सवाल पर भी विचार करते हैं। आइए एक बार फटाफट पूरी कहानी को फिर से दोहराते हैं। ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से डाइवर्सिटी, ई से एफ से फेल होने के नियम, जी से जीनियस पावर्स, एच से हाईटैक्स, आई से इनकम और जे से जांच, के से किंग्स 11 यानी इलेक्शन, एल से लागू, एम से मना और आखिर में एन से निरंतरता और ओ से ऑब्जेक्शन पर रोक। देखिए, इन कीवर्ड्स के जरिए ये मुश्किल ढांचा एक लॉजिकल कहानी में बदल जाता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। हमने अनुच्छेद जी में पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने की शक्ति तो दे दी, पर जमीनी हकीकत क्या है? ज्यादातर पंचायतें आज भी पैसे और प्रशासन के लिए राज्य सरकारों पर ही निर्भर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या स्वशासन का, सेल्फ गवर्नेंस का ये संवैधानिक वादा अभी भी अधूरा है? और इस दूरी को खत्म करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।